वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो चैप्टर नंबर 71 है गाइटन एंड हॉर्ट फिजियोलॉजी का। इसमें न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर इन द हाइपोथैलेमस दैट स्टिमुलेट एंड इनहिबिट फीलिंग्स, ये ऑब्जेक्टिव तो जब वो हम कवर कर चुके हैं, मीन्स कि ये वाला ऑब्जेक्टिव पूरा कवर कर चुके हैं। सो ये वो नोट्स हैं जिनको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को दिखाया था, तो एक बार इसका रिव्यू देना बहुत ज़रूरी था ताकि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ सकें। सो हम लोग ने इस टॉपिक में ये पढ़ा था कि POMC जो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, वहाँ से हमारे पास अल्फ़ा MSH जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। अब उसकी वजह से ये एक्शन, इनके जो एक्शन रिसेप्टर्स होते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के ऊपर, ये अल्फ़ा MSH जो है वो उसके ऊपर एक्ट करता है। 5 टाइप्स के सब टाइप्स ऑफ दी MCR होते हैं जो कि रिसेप्टर्स होते हैं MSH के, ठीक है। उसमें से MCR3 एंड MCR4 जो होता है वो हमारे पास कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रेगुलेट करते हैं फीडिंग इनटेक को और एनर्जी बैलेंस को, ठीक है। अब कन्वर्सली अब क्या होता है कि इनिबिशन ऑफ दी MCR3 एंड MCR4 की अगर इनिबिशन हो जाती है तो फूड इनटेक जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और डिक्रीज़ हो जाती है एनर्जी एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। MCR4 म्यूटेशन की वजह से क्या होती है, ये मोनोजेनिक सिंगल जीन होती है जो कि हमारे पास ह्यूमन ओबेसिटी करवाती है और 5 to 6 जल्दी ऑनसेट ऑफ दी ओबेसिटी इन द चिल्ड्रन, मीन्स से इसकी वजह से जो ओबेसिटी होती है वो उसके 5 to 6% और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है किसमें, चिल्ड्रन में, मीन्स के एज़ कम्पेयर टू एडल्ट 5 to 6% जो है वो 5 to 6% इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब अर्ली ऑनसेट होता है ओबेसिटी का इन चिल्ड्रंस में। इन कंट्रैक्ट एक्सेसिव जो मेलानोकॉर्टिन अगर हमारे पास एक्सेसिव हो रहा है तो वो एपेटाइट को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अल्फा MSH अगर हमारे पास, देखो इसमें क्या करता है, वो एपेटाइट को रिड्यूस कर देता है अगर उसकी ज़्यादा एक्सेसिव हो रही होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर, तो ये हमारे पास वो चीज़ें जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की थी इन पैराग्राफ्स में। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स थे न्यूरोट्रांसमीटर्स के, इनके अंदर जो हम लोगों ने ये सब कुछ डिस्कस किया था, ये उसकी जो है मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको लेक्चर आप जाके देखेंगे तो पूरे चैप्टर आपने चैप्टर के लेक्चर्स को अगर लाइव में सुना है तो उसमें जब हम लोगों ने ये डिस्कस किया है तो ये उसके मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। लास्ट के लेक्चर 3 और 4 को सुनिएगा, उस पर इसका पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अच्छा, इस तरीके से हम लोगों ने AGRP की बात भी की थी, AGPR की भी बात की थी। अच्छा, इस पैराग्राफ में हम लोगों ने AGPR की बात की थी, तो AGRP जो होता है वो हमारे पास क्या है, ऑरेक्सजेनिक है, ठीक है। ऑरेक्सजेनिक है, रिलीज फ्रॉम द ऑक्सिजन न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस से आता है। एंटागोनिस्ट होता है MCR3 एंड MCR4 का। अब MCR3 और MCR4 क्या कर रहे थे, इनहिबिट करवा रहे थे हमारे फूड इनटेक को। सो ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा फीडिंग को और इनहिबिट कर देगा अल्फा MSH को, फिर इसकी वजह से स्टिमुलेट कर देगा मेलानोकॉर्टिन रिसेप्टर्स को, और एक्सेसेस ऑफ द AGPR कॉज दी ओबेसिटी। और अगर AGRP जो है वो एक्सेस हो गया तो उसकी वजह से ओबेसिटी हो गया, क्योंकि ऑरेक्सजेनिक न्यूरॉन से ही न्यूरल हो रहा है, मीन्स कि ये फीडिंग को इंक्रीज़ करवाता है। तो इसकी जब हायर प्रोडक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास फीडिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, उसके बाद NPY का भी हमारे पास यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर NPY की भी जो है वो डिस्क्रिप्शन हुई थी। तो NPY क्या है, ये भी ऑरेक्सजेनिक है, ऑरेक्सजेनिक न्यूरॉन से निकलता है, आर्केड न्यूक्लियन से आता है, ठीक है। व्हेन एनर्जी लो हो जाती है तो ये ऑक्सीजेनिक न्यूक्लियन जो होते हैं न्यूरॉन्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टिमुलेट करते हैं एपेटाइट को। अच्छा, उसके बाद है एट द सेम टाइम इसके साथ साथ POMC भी रिड्यूस हो रहा होता है, जो कि मेलानोकॉर्टिन पाथवे को डिक्रीज़ करता है और ये स्टिमुलेट करता है एपेटाइट को, ठीक है। POMC क्या करेगा, ये मतलब यहाँ पे दोनों की एक्टिविटी जो हो रही है वो फर्दर एपेटाइट को स्टिमुलेट करेगा, ये भी क्योंकि POMC भी रिड्यूस हो गया है और हमारे पास NPY स्टिमुलेट आएगा, दोनों स्टिमुलेट करेंगे पेप्टाइड को, क्योंकि POMC वैसे क्या करता है कि इनहिबिट करता है फीडिंग को, पर यहाँ पे वो रिड्यूस हो रहा है। न्यूरोसेंट्रल जो कि इन्फ्लूज करेंगे मैकेनिकल पाथवे को, मीन्स के जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म जो हम लोगों ने पढ़े थे पाथवेज, उनके बारे में है। तो अनदर एस्पेक्ट ऑफ फीडिंग इज द मैकेनिकल एप ऑफ फीडिंग था, ठीक है। ये लेक्चर नंबर प्रीवियस लेक्चर में ये इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हुई है, तो इसको जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। इन द ब्रेन स्टेम्स में बिलो द हाइपोथैलेमस या अबव द मेसेंसेफेलॉन अगर हमारे पास कोई भी लेशन होती है तो हमारे पास जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो फर्दर भी एक्ट करता है, स्टिल वर्क करता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। इसमें मीन्स के इट कैन स्टिमुलेट द लिक्स एंड लिप्स, ठीक है, च्यू फूड एंड स्वेलिंग सबको करता है। एक्चुअल जो फीडिंग सेंटर होता है वो ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है, ठीक है। और दूसरे जो फीडिंग सेंटर्स होते हैं
अदर कॉमन कंट्रोल सेंटर इन फीडिंग मेथड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म। उसके अलावा जो भी सेंटर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, वो क्वांटिटी ऑफ फूड को और मैकेनिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, अमाइग्लाइडेड क्या है हमारे पास? न्यूरल सेंटर जहाँ पे हाइपोथैलेमस के मतलब हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी से वो दूसरे हार्मोन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वहाँ उसे कहते हैं। मतलब न्यूरल सेंटर हायर दैन द हाइपोथैलेमस ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोल ऑफ फीलिंग, पर्टिकुलरली कंट्रोल ऑफ एपेटाइट। ये भी कंट्रोल ऑफ एपेटाइट को ही हमारे पास इंक्रीज करवाता है, ठीक है। अब thus induce the amygdala, thus centers induce the amygdala and the prefrontal cortex, ठीक है। ये these सेंटर जो होते हैं वो इंड्यूस कैसे करवाते हैं? एमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो कि हाइपोथैलेमस से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अच्छा, पोर्शन ऑफ एमिग्डाला मेजर पार्ट ऑफ द ऑल्फैक्टरी न्यूरल सिस्टम। पोर्शन, एक पोर्शन होता है एमिग्डाला का जो कि मेजर पार्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स को एक्ट करता है, ठीक है। अब अगर एमिग्डाला की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा? फीलिंग को इंक्रीज करवा देगा और कुछ एरियाज उसके फीलिंग को डिक्रीज करवाते हैं। तो बेटा इनहिबिट और दोनों एमिग्डाला न्यूक्लियस का काम कॉजेज करता है, मीन्स कि इसके कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि इनहिबिट को सपोर्ट करते हैं, कुछ इसकी इंक्रीज करवाते हैं फीलिंग को, कुछ इनहिबिट करवाते हैं फीलिंग को, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो कुछ पार्ट इसके इनहिबिट प्रोसेस छोड़ देते हैं, कुछ जो है वो उसके इंक्रीजिंग पार्ट्स में के ऑपोजिट इफेक्ट करवाते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ द सम पार्ट्स ऑफ एमिग्डाला इलिसिटिंग मैकेनिज्म एक्ट ऑफ द फीलिंग। अच्छा, कुछ इसके पार्ट जो होते हैं वो मैकेनिकल एक्ट ऑफ द फीलिंग को इंड्यूस करवा, मीन्स कि उसको एक्टिवेट कराते हैं। An important act of the amygdala destructions on the both side of brain is a cyclic blindness in the choice of food। अच्छा, अगर एमिग्डाला न्यूक्लियस की मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाएगी एमिग्डाला की, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ब्लाइंडनेस किसे की? कौन सी ब्लाइंडनेस? फूड की ब्लाइंडनेस। मीन्स कि हम लोग चूज ऑफ फूड में सिलेक्शन नहीं करेंगे, जितना हमारे पास आएगा हम उतना खाते जाएंगे, हमारे इनहिबिटेड प्रोसेस जो है वो बिल्कुल भी काम करना छोड़ देगा। लॉस और एटलीस्ट लूजेज द एपेटाइट कंट्रोल दैट डिटरमाइंस द क्वालिटी, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ फूड। मतलब हम जो भी मिलेगा हम वो खाते जाएंगे, ठीक है, और हम लोग कोई उसमें रिडक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद था फैक्टर जो कि क्वांटिटी ऑफ फूड को और फूड के इनटेक को और उसके आउट को रिड्यूस करवाते हैं और उसे इनटेक मीन्स के कंट्रोल करते हैं फूड के इनटेक। इसमें रेगुलेशन हम लोगों ने की थी, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन एंड शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है। लास्ट की जो वीडियो अपलोड हुई है कि उसी के नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये मेन पॉइंट याद हो जाए, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े से ट्रिकी थे तो आप लोगों को याद होने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस तरह से रेगुलेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फूड इनटेक एंड आउटपुट। देखो, स्शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में क्या होता है? वो कंसर्न होती है कि ओवर ईटिंग ना हो एक मील में, और लॉन्ग टर्म जो होती है वो कंसर्न होती है जो मेंटेन करती है नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी और स्टोरेज जो फूड में होता है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक में क्या है? जो रैपिड फूड इनटेक होता है, नॉट टू ईट वॉरेस्टली सिग्नल्स कंट्रोल। इसमें क्या क्या रेगुलेशन में आ जाता है कि क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फीलिंग जो कि इनहिबिट करती है फीडिंग को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोनल फैक्टर जो सप्रेस करते हैं फीडिंग को, सी के क्या है? PY GLP, ग्रेलिन जो होता है फीडिंग को इंक्रीज करवाता है, ओरल रिसेप्टर्स मीटर फूड इनटेक, ठीक है। तो ये हमारे पास थे। इनमें अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो GIT की फीलिंग में हमने क्या किया था कि स्टमक और ड्यूटेनम की डिस्टंक्शन होगी और इलियम की, तो वेगस वहाँ से सिग्नल्स कैरी करेगी फीडिंग सेंटर तक और वो स्टॉप कर देगा फीडिंग को। GIT हार्मोन में क्या था? CK मेनली रिलीज कहाँ से करता है? जैसे प्रोटीन एंड फैट जो है वो ड्यूटेनम में आते हैं तो ये हार्मोन जो है वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, एक्ट करता है। ये मेनली फंक्शन इसका क्या होता है? मेनली ये गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन करवाता है। गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन गट की मोटेबिलिटी, गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन कराता है, ठीक है। और ये सिग्नल कहाँ पे? थ्रू वेगी के जरिए ब्रेन में पहुँच जाता है और वहाँ पे क्या करता है कि सेंसेशन एंड दी मील कैसेशन करवाता है, क्योंकि वो क्या इनहिबिट कर देगा फीडिंग सेंटर को, एक्साइट कर देगा सैटिस्फैक्टरी सेंटर को। इफेक्ट ऑफ सीजी शुड शॉर्ट लैप्ड होते हैं इसकी क्रोनिक डिस्ट्रक्शंस की वजह से, मीन्स कि अगर ये बढ़ भी जाए इसको बॉडी के अंदर तो उसमें ओबेसिटी का कॉज नहीं करवाता, ठीक है। और इसी के ओनली वर्क टू प्रिवेंट एवर एक्टिंग ड्यूरिंग मीलिंग। अच्छा, ये ओवर ईटिंग को ड्यूरिंग मीलिंग जो है उसे रोकता है। डू नॉट इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मील एंड द टोटल एनर्जी कंज्यूम, और ये इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मील को नहीं करता। उसके बाद PBYY का हमने पढ़ा था, तो PBYY कहाँ से यूज होगा? ये इंटायर GIT ट्रैक्ट से जो है इंसिक्रेट करती है, लेकिन मेनली ये ड्यूटेनम और इलियम एंड कॉलन से होता है। अच्छा, जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो 1 से 2 घंटे के दरमियान ही ये पीक पे चला जाता है, पीक राइज हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? आफ्टर 1 to 2 hours PBY कंटिन्यू राइज एट द पीक पे चली जाती है, ठीक है। और पीक किसकी वजह से आती है? क्योंकि कैलोरीज वगैरह जो हम लोग फूड ले रहे होते हैं उसके जो कैलोरीज वगैरह होती हैं, फैट कंटेंट होता है, उसकी वजह से ये राइज पे चला जाता है। और उसके बाद क्या? आफ्टर इनटेक ऑफ द फूड 1 to 2 hours PBY कंसंट्रेशन राइज हो जाती है। इन माइस के अंदर ये इंसेस करवाया था, तो इसने क्या किया था? 12 घंटे के लिए भूख को रोक दिया था। मीन्स को उसके बाद उस माइस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, तो 12 आवर्स तक हम लोगों ने उससे कुछ भी नहीं दिया था, उसकी मील की डिस्ट्रक्शन हो गई थी। इसका फंक्शन क्या होता है? स्टिल अनकिल्ड ह्यूमन्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है?
GLP ग्लाइकागॉन लाइक पेप्टाइड जो था वो कहाँ से हमारे पास होगा, ये स्टिमुलेट होगा। GLP जो होगा ये इन्हेंस करता है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन होता है, ठीक है, इन्हेंस करता है, सिक्रीट होता है पेनक्रियास से। ग्लाइकागॉन लाइपोपेप्टाइड जो होता है वो अब क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज करवाएगा और ये टेंट करेगा, सप्रेस करेगा एपेटाइट को, ठीक है। थस ईटिंग अ मील स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सेवरल जीआरडी हार्मोन्स दैट इंड्यूस सेडेटी, और फिर ये सेडेटी इफेक्ट करता है। मीन्स कि क्या हुआ, इसने देखो फूड हमारी आया इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के फूड आया, उसने स्टिमुलेट किया GLP को, GLP जो कि इन टर्न इन्हेंस करता है ग्लूकोज सुपर इंसुलिन को, इंसुलिन को इसने ग्लूकोज तो पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज किया, जिसकी वजह से फूड को सप्रेस कर दिया गया। अब सेटेटी साइड एक्टिव हो गया और इनिबिशन होगा फूड की। इस तरीके ग्रेलिन, ग्रेलिन क्या होता है, वो हॉयथ हार्मोन है जो बिफोर द मील हमारे पास, जब हमें भूख लगती है तब ये हमारे पास रिलीज होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये GIT ट्रैक से आया, कहाँ से, स्टमक में इसको इससे रिलीज करवाया। ऑक्सीडेशन सेल्स होते हैं स्टमक में, उन्होंने करवाया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत कम होता है, ब्लड राइस हो गया आफ्टर मील, और ये फॉल होगा रिमेंटली आफ्टर मील, इतने में फीडिंग को इंड्यूस करवाता है। अच्छा, ओरल रिसेप्टर मेटा फूड इनटेक क्या है कि मतलब हम लोग ओइसोफेगस फेस्टुला जब होते हैं, जब भी हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इनटेक करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे माउथ को फील होता है कि अब हमारे पास इनफ फूड हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। जितनी स्वेलिंग हो रही होती है, जितने केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं, उससे लगता है कि हमने इनफ अमाउंट ऑफ फूड जो है वो इनटेक कर लिया, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस में सिनेज जाते हैं और फिर उसके सेटेटी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं और इनिबिट करते हैं फीडिंग सेंटर को। और तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रेगुलेटरी फैक्टर काम करता है शॉर्ट टर्म। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में बात की थी। अच्छा, उसके बाद इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन थी। इसके अंदर क्या होता है कि इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में मीन्स के जो नॉर्मली हमारे मैकेनिज्म क्वांटिटी ऑफ फूड जो स्टोर होता है उसके जरिए हमारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। देखो, जब हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल, अमाइनो एसिड एंड लिपिड लेवल्स जो होते हैं अंगर ऑफ फीडिंग को जब इंक्रीज हो जाते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है कि मीन्स कि हमारे पास जो है जाहिर सी बात है फीडिंग सेंटर जो होता है वो इनहिबिट हो जाएगा और सेटेटी सेंटर जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और फूड हमें भूख नहीं लगेगी। इस तरीके से ये गैस्ट्रोस्ट्राइक थ्योरी होती है हंगर एंड फीडिंग रेगुलेशन की। इस तरीके से अगर ये कंसंट्रेशन लो हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे जो फीडिंग सेंटर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारे पास फूड इनटेक का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से लिपोस्टेटिक एंड अमाइनोस्टेटिक थ्योरीज भी होती है, जिसमें लिपिड ब्रेकडाउन, अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड्स की प्रेजेंस ऑफ ब्लड में जो है वो कॉज करवाती है सेटेटी एंड फीडिंग सेंटर्स को। देन हमारे पास फैट वही है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड अगर वो कम हो जाएगा तो फिर वो ऑब्वियसली हंगर सेंटर को स्टिमुलेट करवाएगा और अगर वो ज़्यादा होगा तो फिर वो सेटेटी सेंटर को। अच्छा, ग्लूकोज कम हुआ, लेटर हाइपोथैलेमस के अंदर स्टिमुलेट करवाया था इनिबिशन ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसफर रिसेप्टर्स इन द लेटर हाइपोथैलेमस और इनहेंस द फीडिंग को कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज अगर इंक्रीज होगा तो पेरावेंट्रिकुलर एंड मीडियन न्यूक्लियर हाइपोथैलेमस फायरिंग दी सेटेटी सेंटर स्टॉप कर देगा फीडिंग को। टेम्परेचर रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टेम्परेचर रेगुलेशन से भी इफेक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में। मीन्स के अगर जैसे ही हम कोल्ड एनवायरमेंट में जाते हैं तो टेम्परेचर राइज हुआ, फूड इनटेक भी राइज हो जाएगी, मेटाबॉल क्योंकि मेटाबॉल एक्टिविटीज़ राइज हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें फैट की स्टिमुलेशन होगी। फैट जो है वो हमारे स्किन में जो है वो उसकी कि वो वहाँ पे फैट की जो है डिपोजिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग सर्दियों में एनिमल्स वगैरह जो है वो इसी चीज़ की वजह से, इसी प्रोसेस की वजह से हम लोग इतना टॉलरेट कर पाते हैं सर्दी के टेम्परेचर को। क्योंकि इसमें क्योंकि ड्यू टू हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम एंड फूड इंटेग्रेटरी सिस्टम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। उसके बाद एडिपोज टिश्यूज़ के थ्रू जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा था, कि मैंने उस लेक्चर में पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि एडिपोज इंक्रीज हुए, लेप्टिन को इंक्रीज़ करवाया, लेप्टिन के इंक्रीज़ की वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीजनिक जो भी न्यूक्लियस है वो सब इनहिबिट हो जाएंगे लेटर हाइपोथैलेमस तो ये रिलीज नहीं करेंगे एनपीआई को, लेकिन इसके अलावा जो है वो स्टिमुलेट करेगा मेलेनोकॉर्टिकल, स्टिमुलेट हो जाएगा। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हमारे पास CRH रिलीज होगा, फिर वो स्टिमुलेट कराएंगे, फूड इनटेक को डिक्रीज करवा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ऑपोजिट है कि जब लेप्टिन की डिक्रीजेशन होगी, लेप्टिन डिक्रीज होगा, मीन्स के एडिपोज वेट लॉस हुआ, लेप्टिन ऑर्गोन्यूक्लियर NPYY एंड ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स हुआ, इसकी वजह से मेलेनोकॉर्टिकल इनहिबिट हुआ, पैरावेंट्रिकुलर इनहिबिट हुआ, CRH इनहिबिट हुआ, सेडेटी सेंटर ब्रेन स्टेम इनहिबिट विच इंक्रीज द हंगर सेंटर स्टिमुलेशंस एंड इंक्रीज द फीडिंग, so these are the obesity. So when food intake, these are the topic which are covered. So POMC nuclear, alpha MSH, action regulation, MCR3-4, then we talk about the ये वो जो टॉपिक्स थे जो यहाँ से, अब ये मतलब ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ से हम लोगों ने ये पूरे टॉपिक जो थे ये यहाँ से, ठीक है, इन पैराग्राफ्स को इन लेक्चर्स में
सो ये 2 पेजेस मीन्स कि यहाँ से लेके न्यूरॉन से लेके हमारे पास और ये रेगुलेशन, ये सारे इनके मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। ये पूरे मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब आप इजीली इन मेन पॉइंट्स के थ्रू जो है वीडियो को देखिए और इन तमाम पॉइंट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के पास इजीली एक अगर कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो आपके पास पूरा एक नोट्स प्रिपेयर होंगे, या फिर आप लोगों के मेन पॉइंट जो हैं वो आप लोगों को याद हो जाएंगे। सो गाइस, इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। टिल अल्लाह हाफिज़।